everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And in this video, we will talk about the historical school of law. And this is the second part of historical school lecture series. फर्स्ट पार्ट में हमने आइडियोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कवर कर लिया था, रीजंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी पढ़ लिया था, और एक्सपोनेंट्स में मॉन्टेस्क्यू, पुच्ता, हुगो और बुर्के के जो व्यूज़ हैं ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. Now in this video we will understand the theories given by Savagny and Henry Maine. So first we discuss the Savagny and then we move on to Henry Maine. So who was Savagny? Savagny एक जर्मन जूरिस्ट थे और Savagny का हिस्टोरिकल स्कूल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Savagny ने ही सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लॉ की बात कही और इसीलिए Savagny को डार्विनियन बिफोर डार्विन भी कहा जाता है, क्योंकि सेवेग्नी का मानना था कि लॉ बनाते समय सोसाइटी के कस्टम्स, कल्चर, ट्रेडिशन और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए सेवेग्नी ने जर्मन लॉ के कोडिफिकेशन को अपोज किया था. एक्चुअली हुआ ये था कि 1800 सेंचुरी में जर्मनी 41 किंगडम्स और टेरिटरीज में डिवाइडेड था. तो जैसे ही एक टेरिटरीज क्रॉस करते थे लोग, सारे के सारे लॉज बदल जाते थे. तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी, कॉमर्स अफेक्ट हो रहा था और लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. और इसी टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसी टाइम पर जर्मनी के एक प्रोफेसर एंटोन थीबो ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो पूरी की पूरी जर्मनी पर एप्लीकेबल हो, और इसके लिए वो लोगों को पैम्पलेट्स बांट कर अर्ज करने लगे फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ. और ये बात जब सेवेग्नी को पता चली तो सेवेग्नी ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और इससे रिलेटेड उनके जितने भी आइडियाज़ थे उनको एक ऐसे के रूप में कंसाइज किया गया, और इसी ऐसे को हम आज वॉर्म बैरूफ कहते हैं. और इसी वजह से जर्मन का जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है वो नेक्स्ट 50 ईयर्स तक के लिए डिले हो गया. तो अब आते हैं हम सेवेग्नी की वोक-जिस्ट थ्योरी पर. वोक-जिस्ट का मतलब होता है नेशनल कैरेक्टर. वोक मीन्स पीपल एंड जिस्ट मीन्स विल, यानी कि लोगों की इच्छा. सो वोक-जिस्ट थ्योरी में सेवेग्नी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि लॉज नेशनल कैरेक्टर या पीपल्स विल को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जो लॉज इंडियन पीपल पर अप्लाई किए जा सकते हैं वो जापानीज़ या कोरियन पीपल या फिर यूके या यूएस के लोगों पर अप्लाई नहीं किए जा सकते. सो अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी देयर इज़ नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉज. तो सेवेग्नी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक सोसाइटी की नीड्स अलग अलग होती हैं, उनके कस्टम्स अलग होते हैं, इसलिए हर एक सोसाइटी का लॉ भी अलग होना चाहिए, और लॉ सोसाइटी की नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ चेंज होता चला जाता है. इसके बाद देखते हैं सेवेग्नी ने और क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं हिस्टोरिकल स्कूल में. फर्स्ट इज लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज. तो सेवेग्नी ने कहा कि जिस तरह एक राष्ट्र की भाषा विकसित होती है उसी तरीके से एक राष्ट्र की विधि या एक राष्ट्र का लॉ भी विकसित होता है, और इसके पीछे रीज़न है लोगों की कॉमन प्रैक्टिसेस, लोगों के कॉमन बिलीव्स, फेथ एंड कॉमन स्पिरिट. सो सेवेग्नी सेड किसी भी नेशन या किसी भी सोसाइटी का लॉ सोसाइटी के साथ ही ग्रो करता है, उसके साथ ही इंक्रीज या स्ट्रेंथन होता है और उसी के साथ ख़त्म हो जाता है. यानी कि अगर कोई नेशन अपनी नेशनैलिटी खो देता है तो उसका लॉ भी ख़त्म हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी लॉ एक नेशन की लैंग्वेज की तरह डेवलप होता है. इसके बाद सेवेग्नी ने अपनी थ्योरी में कहा कि लॉ इनिशियल स्टेज पर स्पॉन्टेनियसली डेवलप होता है. जैसी कम्युनिटी की नीड्स होती हैं वैसे ही लॉ डेवलप होता चला जाता है, लेकिन जब कोई कम्युनिटी सिविलाइजेशन के एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती है तो लॉ को जूरिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थ्रू डेवलप किया जाता है. सेवेग्नी ने लॉ के दो रोल बताए हैं. लॉ एक रेगुलेटर ऑफ जनरल नेशनल लाइफ की तरह काम करता है, दूसरा लॉ एक अध्ययन का विषय है. सो अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी अर्ली स्टेज में लॉ सोसाइटी की नीड्स के साथ खुद ब खुद डेवलप होता है, लेकिन बाद में उसे जूरिस्ट डेवलप करते हैं. इसके बाद थर्ड पॉइंट इज सेवेग्नी अपोज द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ. सी
सेवेग्नी कोडिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं थे। सेवेग्नी जर्मन लॉ को फ्रेंच लॉ के पैटर्न पर कोडिफाई करने के अगेंस्ट थे, क्योंकि उस टाइम जर्मनी छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो ऐसे में जर्मनी पर किसी एक लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता था। सेवेग्नी का मानना था कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाएगा तो पूरी कंट्री पर एक लॉ और एक लैंग्वेज अप्लाई की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल किसी भी लॉ को अप्लाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम जर्मनी की पीपल्स विल या राष्ट्रीय चेतना को पहचानना बहुत ही मुश्किल था, और इसी वजह से जर्मनी के लॉ को कोडिफाई करने में 50 साल का लंबा समय लग गया। और एक बात जो सेवेग्नी ने यहाँ पर मेंशन की वो ये कि लेजिस्लेचर की बजाय लॉयर्स और जूरिस्ट किसी भी सोसाइटी के पॉपुलर कॉन्शियसनेस को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसके बाद है लॉ इज़ अ कंटिन्यूस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी, लॉ का एवोल्यूशन लोगों की कॉमन स्पिरिट यानी कि वोक जिस से होता है। लॉ का डेवलपमेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस से होता है, इसीलिए ये अनब्रेकेबल है। सो अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी, कोडिफिकेशन से लॉ की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही रुक जाती हैं। इसीलिए सेवेग्नी का ये मानना है कि लॉ का कोडिफिकेशन लीगल सिस्टम के फुली डेवलप होने के बाद ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज एडमायरेशन फॉर रोमन लॉ। तो सेवेग्नी ने रोमन लॉ को एडमायर किया है। तो सेवेग्नी ने रोमन लॉ और जर्मन कस्टमरी लॉ दोनों को साथ साथ अडॉप्ट करने को सही ठहराया है। इसके लिए सेवेग्नी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि आप खुद सोचें कि रोमन लॉ कैसे जर्मनी के लोगों के पॉपुलर कंसाइंस पर फिट हो सकता था। तो कुछ लोग रोमन लॉ के अडॉप्शन को सही मानते थे और कुछ लोग इसको अपोज करते थे, लेकिन फाइनली 1900 सेंचुरी में जब रोमन लॉ ड्राफ्ट हुआ तो उसमें रोमन लॉ और जर्मन लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन था। सो यहाँ तक सेवेग्नी की थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड इज सेवेग्नी एक जर्मन जूरिस्ट थे जिन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ का विरोध किया और वोकजिस की थ्योरी दी। वोकजिस मीन्स पीपल्स विल या पॉपुलर कॉन्शियसनेस या नेशनल कैरेक्टर भी हम वोकजिस को कहते हैं, जिसका मतलब है कि हर एक सोसाइटी की नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उस सोसाइटी का लॉ बनना चाहिए। सो देयर कैन बी नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेवेग्नी। इसके बाद सेवेग्नी की कंट्रीब्यूशन में हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट इज लॉ डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस बट लेटर ऑन जूरिस्ट डेवलप द लॉ, जिसमें सेवेग्नी ने हमें बताया कि लॉ ड्यूअल रोल प्ले करता है सोसाइटी में। तो पहला ये जनरल नेशनल लाइफ को रेगुलेट करता है, दूसरा ये एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी भी है। थर्ड पॉइंट में सेवेग्नी अपोज द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ एज कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ जर्मन पीपल हैड नॉट एडिक्वेटली डेवलप्ड एट दैट टाइम। फोर्थ पॉइंट, लॉ इज अ continuous and unbreakable process because it has cultural beliefs in its historical process. Last point में सेवेग्नी admired the Roman law for which he was criticized by many jurists. तो यहाँ तक आपको सेवेग्नी की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। Now we move on to Henry Maine. Henry Maine was the British jurist and historian. He carried forward the Sevigny's work in England और Henry Maine famous हुए अपनी बुक Ancient Law से, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि कैसे लॉ का डेवलपमेंट सोसाइटी में मूव करता है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। और भी इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं विलेज कम्युनिटीज़, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिसर्टेशंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। तो हेनरी मेन ने अपनी थ्योरी में लॉ के डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, यानी कि हेनरी मेन कहते हैं कि लॉ इन्हीं 4 स्टेजेस पर डेवलप करता है। द फर्स्ट स्टेज इज डिवाइन लॉ। So in the very beginning, law originated from Themis, means goddess of justice. यानी कि शुरुआत में लॉ को गॉडेस ऑफ जस्टिस की कमांड माना जाता था, और जो राजा होता था वो जो भी जजमेंट्स देता था उसे राजा का आदेश ना मानकर गॉडेस ऑफ जस्टिस यानी कि थीमस का आदेश माना जाता था। पहले लोग ऐसा मानते थे कि ये जो राजा है वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटर है, एक कस्टोडियन है गॉड का, जो एक डिवाइन इंस्पिरेशन के अंडर भगवान के दिए आदेशों का संरक्षण करता है। इसके बाद लॉ को कस्टम्स की तरह फॉलो किया जाने लगा। जो भी जजमेंट्स राजा देता था और उसे जब सेम केसेस में रिपीटेडली फॉलो किया जाने लगा
तो वो एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस बन गए और ऐसे ही यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस से और भी कई रूल्स एज अ कस्टमरी लॉ फॉलो किए जाने लगे. दैट्स वाई हेनरी मेन सेड कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट. थर्ड स्टेज में जो प्राइस्ड होते थे चर्च के वो कस्टमरी लॉज को इन्फोर्स कराने लगे और प्राइस्ड क्लास अपने आप में एक अलग ही कैटेगरी ऑफ पीपल बन गई जो कि कस्टमरी लॉज और रिलीजन की रूल्स की नॉलेज रखते थे. क्योंकि इस टाइम तक आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी और किंग के बाद इन लॉज को प्राइस क्लास ही अप्लाई और एनफोर्स कराती थी. फोर्थ इज कोडिफिकेशन. अब इसके बाद जब आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुई तो लॉज को मेमोराइज करने के बजाय उनको कोडिफाई किया जाने लगा और इसका इफेक्ट ये हुआ कि प्राइसली क्लास की लॉ एडमिनिस्टर करने की अथॉरिटी ख़त्म हो गई और शुरू में जो लॉज कोडिफाई किए गए उन्हीं में से है हमारा हिंदू कोड ऑफ मनु, हिब्रू कोड, कोड ऑफ हामुराबी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कोड्स. तो यहाँ तक हमें हेनरी मेन ने बताया कि किन किन चरणों में विधि का विकास हुआ था. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में हेनरी मेन ने हमें बताया. इसके बाद मेन ने बात की है डेवलपमेंट ऑफ लॉ थ्रू लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन. इन तीनों कैटेगरीज में लॉ कैसे डेवलप हुआ. इसके बाद हेनरी मेन दो तरह की सोसाइटीज़ की बात करते हैं, स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी. तो जिस सोसाइटी में लॉ को एक बार कोडिफाई कर देने के बाद लॉ में किसी तरह का स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ना हो उन्हें स्टैटिक सोसाइटीज़ कहते हैं. लेकिन जिन सोसाइटीज़ में फोर्थ स्टेज के बाद यानी कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के बाद भी लॉ को कॉन्शियसली डेवलप किया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाएं सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग, उन्हें प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ कहते हैं. और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में लॉ तीन तरह से चेंज और डेवलप होता है और ये तरीके हैं लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन. लीगल फिक्शन क्या है? लीगल फिक्शन लॉ को चेंज करने का वो जरिया है जिसमें लॉ के लेटर ऑफ लॉ को चेंज किए बिना ही सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस या किसी भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी को हम एज अ लीगल पर्सन ट्रीट करते हैं. कंपनीज की भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं. कंपनीज भी शू कर सकती हैं और शू की भी जा सकती है जस्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन. इसी तरीके से हिंदू टेम्पल्स में जो हिंदू आइडल होते हैं उन्हें भी लीगल पर्सन बना दिया गया है लॉ ने. उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता है और जैसे अडॉप्टेड चाइल्ड को नेचुरल बॉर्न चाइल्ड की तरह ही राइट्स मिले हुए हैं सक्सेशन लॉज में. तो इस तरीके से लीगल फिक्शन में कोडिफाइड लॉ में कोई चेंज किए बिना ही लॉ को चेंज किया जा सकता है और लीगल फिक्शन के थ्रू भी सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ डेवलप करता है. आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ लॉ थ्रू इक्विटी. इक्विटी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा. तो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इंग्लैंड में 12th एंड 13th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ और 15th सेंचुरी के आते आते पूरी तरीके से डेवलप हो गया. तो 12th एंड 13th सेंचुरी में जब कॉमन लॉ कोर्ट्स बने तो जूरिस्ट ने एक प्रॉब्लम फेस की, वो थी रिजिडिटी ऑफ लॉज. कॉमन लॉज इतने रिजिड थे कि जूरिस्ट उनके बेसिस पर हर केस का डिसीजन नहीं दे पाते थे, जिससे हुआ ये कि लिटिगेंट्स ने अपने मैटर्स के डिस्पोजेबल के लिए किंग के पास पिटीशन डालनी शुरू कर दी. और ये पिटीशंस राजा के पास इतनी ज़्यादा आने लगी कि इन पिटीशंस का बर्डन इंग्लैंड के राजा को अपने चांसलर को डेलीगेट करना पड़ा, जो इन पिटीशंस को प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पर डिस्पोज करता था. ऐसे करते करते ही इसे कोर्ट ऑफ चांसरी कहा जाने लगा और कोर्ट ऑफ चांसरी कोर्ट ऑफ लॉ से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया. लिटिगेंट कोर्ट ऑफ इक्विटी को ज़्यादा पसंद करने लगे क्योंकि कोर्ट ऑफ इक्विटी का प्रोसीजर ज़्यादा फ्लैक्सीबल और अडेप्टेबल था और इसी कोर्ट के थ्रू रिट्स, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी दी जाने लगी. सो फाइनली अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन, कोर्ट ऑफ इक्विटी से जो प्रिंसिपल्स ओरिजिनेट हुए उनसे भी लॉ का डेवलपमेंट हुआ. थर्ड इज लेजिस्लेशन, डेवलपमेंट ऑफ लॉ थ्रू लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का तो आपको पता ही है कि लेजिस्लेशन के थ्रू किसी भी लॉ को ईजिली रिपील किया जा सकता है और नए लॉ को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो यहाँ तक बात हुई डेवलपमेंट ऑफ लॉ की इन प्रोग्रेसिव सोसाइटी थ्रू लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन. नाउ हेनरी मीन्स कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट.
ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हेनरी मेन की थ्योरी का, तो इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हेनरी मेन ने कहा कि जितनी भी एंशियंट सोसाइटीज़ हैं, जैसे हिंदू सोसाइटी, रोमन्स, हिब्रू, जर्मन्स, ये सभी पेट्रियार्कल पैटर्न पर चलती हैं, जहाँ एल्डर मेल पूरी फैमिली को डोमिनेट करता है। और इसी तरह जो बाकी सोसाइटीज़ हैं वहाँ मैट्रियार्कल पैटर्न है, जिसमें एल्डर फीमेल पूरी फैमिली के डिसीजंस लेती है। तो हेनरी मेन ने ये ऑब्जर्व किया कि इन फैमिलीज़ का सोसाइटी में जो स्टेटस है, उसी से इन फैमिलीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिसाइड होते थे सोसाइटी में। जैसे जो राजा के परिवार में पैदा हुआ वो राजा, और जो स्लेव की फैमिली में पैदा हुआ वो स्लेव ही कहलाएगा। उसके उतने राइट्स नहीं होंगे जितने राजा के परिवार के पास होंगे। जो सोल्जर या वॉरियर की फैमिली में पैदा हुआ उसके लिए लॉ अलग तरह का होगा। मेल और फीमेल के राइट्स एंड ड्यूटीज़ इक्वल नहीं थे, तो इसी को मेन ने स्टेटस कहा। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस की वैसे वैसे ही इंडिविजुअल्स का स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। अब जो है इंडिविजुअल्स के राइट एंड ड्यूटीज़ उसके बर्थ स्टेटस से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होने लगे। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सन एंटर करेगा उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ उसी कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होंगे। तो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट पर आने में इंडिविजुअल एक फ्री सोसाइटी में रहने लगा, जहां वो अपनी मर्जी से अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिसाइड कर सकता था। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आई। मास्टर सर्वेंट रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में बदल गया, और इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लेज़ेस फेरे कहते हैं। आफ्टर दैट, with the advancement of time, there is a reversal of trend from contract to status. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से नई नई प्रॉब्लम्स अराइज हुई, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, डिजीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय पावरफुल कैपिटलिस्ट। अब इससे हुआ ये कि ट्रेड यूनियंस अराइज होने लगी, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन बनने लगे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। तो ट्रेड यूनियन की वजह से इंडिविजुअल फिर कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की तरह मूव कर गया, क्योंकि अगर एक अकेला इंडिविजुअल किसी पावरफुल कैपिटलिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो उसको एक्सप्लॉइट ही करेगा। लेकिन अब ट्रेड यूनियंस ने वो स्टेटस एक्वायर कर लिया है कि वो वर्कर्स को उनके राइट्स दिला सके और उनकी डिमांड्स पूरी करा सके। सो होप आपको हेनरी मेन की थ्योरी समझ आ गई होगी। हेनरी मेन ने एक तो मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है, जिससे पहले हमने पढ़ा कि मेन ने डेवलपमेंट ऑफ लॉ थ्रू लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन के बारे में बताया, और उससे पहले हमने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिवाइन लॉ, कस्टमरी लॉ, प्राइसली क्लास लॉ एंड लास्ट 4th कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की बात कही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट हेनरी मेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.